So, hello, welcome back again. 2 minutes wait. ओके, सो पोलियो से रिलेटेड आपने बातें देख चुके हैं। पोलियो के रिलेटेड आप जितनी भी बातें हैं वो तो याद रख लेना। पर पोलियो में एक चीज़ पूछी जाती है कि जो पोलियो का जो वायरस है वो कब डिसअपियर होता है ना। तो आपको याद रखना है कि 60 दिन फिकल मटेरियल से पोलियो का जो वायरस है वो कब डिसअपियर होता है, तो 60 दिन, है ना। इतने ज़्यादा नहीं है करना है। अब हेपेटाइटिस अपन पढ़ने जा रहे हैं आज। हेपेटाइटिस के बारे में आप जान लीजिए कि जो हेपेटाइटिस है उसको अगर अपन परिभाषा में लिखें तो क्या होता है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, है ना, इन्फ्लामेशंस ऑफ लीवर। अब ये लीवर का जो इन्फेक्शंस हैं ये हो सकता है कि मे बी ऑफ बैक्टीरिया की वजह से हो और मे बी ऑफ वायरस की वजह से हो, लेकिन अधिकतर चांसेस किसके होते हैं, वायरस के। तो जो हेपेटाइटिस होता है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरस भी होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डीएनए ज़्यादा होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है यही होता है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले जो होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले जो आरएनए वायरस भी होता है, ठीक है। डीएनए वायरस जो है और आरएनए वायरस दोनों की तरफ से होता है ना। इट मे बी ऑफ डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मत लिखो यहाँ पर, सिंगल स्टैंड वायरस और डबल स्टैंड वायरस, ठीक है। इट मे बी ऑफ डीएनए और इट मे बी ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी, इट मे बी ऑफ डीएनए और इट मे बी ऑफ आरएनए, ठीक है। क्या होगा, वायरस ही होगा, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, ए, डी, ई और के, सॉरी कहाँ दिमाग है। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस, जितने भी तरीके के हेपेटाइटिस हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से वायरस से हुए हैं, है ना। तो ए, बी, सी, डी और एक ई, ये चारों तरह के होते हैं, 5 तरीके के मेनली। लेकिन इसमें जो ई है वो रेयर चांस में होता है, इसलिए उसे नगण्य मानते हैं अपन। तो 5 तरीके के हो गए, इसमें 5 तरीके के हो गए। तो एक अपन छोटी सी जो टेबल बनाएंगे, उस टेबल के थ्रू आपको इसको याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको और बता दूंगा लास्ट में उससे रिलेटेड, वो सारे याद रख लेना। साथ में एक ये टेबल याद रख लेना, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। फिर उसके बाद अपन इसके जो क्या बोलते हैं, इसके एंटीबॉडीज़ पे आते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती है उस पे आते हैं, तो वो आगे के पोर्शंस होते हैं, ठीक है। मेन तो चीज़ें क्या हैं, हेपेटाइटिस से रिलेटेड है। तो अपन इसकी एक छोटी सी टेबल देख लेते हैं। आप लोग टेबल को अच्छे से बना लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 3 ओरिजिनल 4 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। 4 कॉलम। पहले में लिखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए लिखिए, ठीक है। हेपेटाइटिस, जब आप जहाँ ए लिखेंगे वहाँ पे लिखिए कि किसके थ्रू होगा, इसके नाम के थ्रू ही, हेपेटाइटिस ए वायरस के थ्रू, ठीक है, ए वायरस के थ्रू। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो एक छोटी सी, या ये चीज़ भी ध्यान रखें, पिकोरना वायरस फैमिली से। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर जो आईपी है वो क्या होता है, 15 से 45 दिन का, ठीक है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो मोस्ट कॉमन फीको ओरल रूट होता है, फीको ओरल रूट होता है। ये बातें ध्यान रखना है ना, फीको ओरल रूट होता है मोस्ट कॉमन जो है उसका, फीको ओरल रूट होता है। बट फिर भी इट मे बी ऑफ सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, फीको ओरल रूट, है ना, हेपेटाइटिस ए। उसके बाद लिखना है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। तो देखो हेपेटाइटिस बी जो है वो भी किसकी वजह से होता है, इसके नाम के हिसाब से ही,
दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस से, है ना, ये तो याद रखना ही है। पर ये कौन से फैमिली से जो है बिलोंग करता है वो इंपॉर्टेंट है। ये करता है हेपा वायरस की वजह से, हेपा डीएनए वायरस, हेपा डीएनए डबल स्टैंडर्ड वायरस है, ठीक है। हेपा डीएनए डबल स्टैंडर्ड वायरस से ये बिलोंग करता है, क्योंकि देखो एकमात्र ये ही है जो डीएनए वायरस है, ये जो है ये आरएनए वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद जो आएंगे वो भी आरएनए वायरस की वजह से होंगे, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की वजह से होता है, ठीक है, डीएनए की वजह से, ठीक है। इसको एक बात और याद रखना कि बेंज प्रोटीन, क्या याद रखोगे, ब्लूमबर्ग जो होता है हेपेटाइटिस बी, इसका नाम एक तो दो चीजें से मिलकर बना हुआ है, एक तो इसको जो खोजा था वो ब्लूमबर्ग ने खोजा था, एक तो ये बात याद रखें, एक तो ब्लूमबर्ग ने खोजा था इसको, और एक बात याद रखें कि डेंस पार्टिकल ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि डेंस पार्टिकल कौन से इसमें पाए जाते हैं, तो ये आपके दैट इज हेपेटाइटिस बी में। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है 45 से 80 दिन के आसपास इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है। और इसका जो मेनली ट्रांसमिशन का जो रूट है, मोस्ट कॉमन इसका जो रूट है वो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी जो कि किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, ये बात तो आपको याद है ही सी, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। उसके बाद ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है फ्लेवी वायरस की फैमिली से, फ्लेवी वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 15 दिन से लेकर के 90 दिन माना जाता है। और अगर इसको ऐसे 90 दिन नहीं लिखो तो 160 दिन भी लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी सिम्टम्स लेट अपीयर होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। ये है। इसके बाद में इसका जो मोस्ट कॉमन जो रूट है वो है परक्यूटेनियस। देखो ये याद रखना अभी, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। परक्यूटेनियस रूट इसका मोस्ट कॉमन, परक्यूटेनियस इन द सेंस स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट्रल हो सकता है। उसके बाद एक बात ध्यान रखना आप लोग, एक अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि ये बाकी सब तो ठीक है ना, ये इसमें और भी रूट हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोला मैंने, है ना। पेरेंट्रल हो सकता है, पेरेंट्रल मतलब मदर से बच्चे को आ सकता है, इसमें भी पेरेंट्रल हो सकता है, इसमें भी पेरेंट्रल हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना कि बी फॉर ब्लड, है ना, पेरिनेटल से हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक बात और याद रखें, हेपेटाइटिस चौथा याद कर लेते हैं, हेपेटाइटिस डी किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है डी वाला, तो जो आप लोग वेरिडाई फैमिली बोलते हो ना, किसी ने सुना हो अगर, विच आर बिलोंग फ्रॉम दी डेल्टा वायरस, D4 याद रख लेना इसको, D4 डेल्टा वायरस ऐसे याद रख लेना। ये जो बिलोंग करता है ये डेल्टा वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 30 से लेके 180 दिन तक का। अब इसमें कुछ बातें अपन ऐड करेंगे। और इसका जो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, सेक्सुअली होता है। इसका भी किसके थ्रू होता है, सेक्सुअली होता है। तो मोस्ट कॉमन इसका भी सेक्सुअली होता है। इसमें कौन कौन से पेरेंट्रल हो सकते हैं, ठीक है, बाकी सभी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली पेरेंट्रली किससे होता है, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो पेरेंट्रली होता है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा हो जाएगा, इसमें ब्लड हो जाएगा, ठीक है, पेरेंट्रल जिसे बोलते हैं। उसके बाद में एक और बच रहा है फाइनल वाला, जिसको अपन पांचवा नाम दे देते हैं, यहीं कहीं डाल देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं पांचवा जो है हेपेटाइटिस ई होता है। हेपेटाइटिस ई होता है जो कि हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है, और ये जो बिलोंग करता है हेपाविरिडाई का नाम सुना है किसी ने, हेपाविरिडाई का नाम अगर किसी ने सुना है तो ये उस फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 15 से लेकर 60 दिन तक का होता है। और ये जो मेनली जो ट्रांसमिटेड होता है ये फीको ओरल रूट से, मोस्ट कॉमनली
फीको ओरल रूट से, फीको ओरल रूट से, ठीक है। ये फीको ओरल रूट, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 तरीके के हो गए, ये इसका और ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये खास खास है। अब इसमें लॉन्गेस्ट सबसे किसका है, इसी का है। उसके बाद में पूछोगे कि ब्लड से कौन सा फैलता है, तो बी फॉर ब्लड और बी फॉर दैट इज हेपेटाइटिस बी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मोस्ट कॉमनली, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मोस्ट कॉमनली कौन कौन से, विटामिन डी, सॉरी हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी। उसके बाद में सारे आरएनए है ना, ये ध्यान रखना, ये भी आरएनए, ये भी आरएनए और ये भी आरएनए, केवल एकमात्र डीएनए जो कि क्या है, डेंस पार्टिकल, ब्लूमबर्ग हेपेटाइटिस बी। उसके बाद में वो सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ज़रूरत थी, जो खास खास ज़रूरत थी, वो तो मैंने आपको करवा दी, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर इसे याद कर लोगे तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो हेपेटाइटिस ए है, ये हेपेटाइटिस एकमात्र ऐसा इन्फेक्शन है जो कि सही हो जाता है, होकर के सही हो जाता है। और मैंने आपको बोला था कि कोई भी डिजीज़ अगर होकर के सही हो जाती है तो कौन सी इम्यूनिटी देती है, सबको याद आ गया होगा। अगर नहीं याद या नहीं याद आता है तो याद कर लीजिए कि नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, याद होगा शायद नाई के लिए, ठीक है। नाई वाला याद है कि नहीं है किसी को, दैट इज नेचुरल एक्वायर्ड, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन प्रदान करता है, हेपेटाइटिस ए। उसके बाद में ये इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे यहीं कवर हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड से लेकर के इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन से भी क्वेश्चन होता है, इंक्यूबेशन से भी आता है। उसका ये भी पूछते हैं कि जो ब्लूमबर्ग है उसने किसकी खोज की थी, तो ब्लूमबर्ग ने डेंस पार्टिकल का ध्यान रखना है। यह डीएनए, एकमात्र डीएनए वायरस जो हेपेटाइटिस करता है वो कौन सा, हेपेटाइटिस बी है, बाकी सारी आरएनए वायरस है, ठीक है। और एक बात और इसके बारे में खास याद रखना कि ये सेक्स से, हेपेटाइटिस ई सेक्स और जो ब्लड है उससे नहीं फैलता, ठीक है। सेक्स और ब्लड से कौन सा वायरस नहीं फैलता, तो हेपेटाइटिस ई नहीं फैलता, है ना। हेपेटाइटिस जो ई है वो किससे नहीं फैलता, वो आपका किससे नहीं फैलता, सेक्स और ब्लड से नहीं फैलता। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। जैसे ये पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक है, इसीलिए लिखवाना ज़रूरी है। 5-7 क्वेश्चन कर लीजिए इसके, बस ज़्यादा इस पर इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा दिक्कतें देगी वो फिर आपको प्रॉब्लम में क्रिएट करेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चंस लिखिए, यहाँ पर लिखिए पहला क्वेश्चन, विच हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज एपिडेमिक जॉन्डिस जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडेमिक जॉन्डिस किसे बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है कि विच हेपेटाइटिस इज नोन एज ए एपिडेमिक जॉन्डिस, तो इसको कौन सा बोलते हैं, दैट इज आंसर आपका रहेगा हेपेटाइटिस ए को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, हेपेटाइटिस ए को। क्या बोलोगे, ए को। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। क्या है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कौन सा है, तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी आपका कौन सा रहेगा, मैंने आपको बोला है कि कौन सा, हेपेटाइटिस ए। ये बात भी ध्यान रखें। उसके बाद में मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन अगला
कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज नोन एज द सीरम हेपेटाइटिस। क्या बोला मैंने? सीरम हेपेटाइटिस। तो मैंने अभी आपको बोला कि इन सभी में कौन सा ब्लड का मोस्ट कॉमन है? बी फॉर ब्लड, बी फॉर हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। सीरम का मतलब ही ब्लड से ही सीरम निकलता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि डिपेंडेंट हेपेटाइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज नोन एज डिपेंडेंट हेपेटाइटिस। डिपेंडेंट हेपेटाइटिस कौन सा है? डिपेंडेंट हेपेटाइटिस जो है वो हेपेटाइटिस कौन सा होगा? डिपेंडेंट, दैट इज डी, हेपेटाइटिस डी। ठीक है, याद रखते जाएं, लिखते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज नोन एज परक्यूटेनियस। क्या याद रखोगे? क्वेश्चन है परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस। परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस कौन सा है? तो परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस कौन सा रहेगा? मैंने आपको बोल भी दिया है, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, सी में क्यूटेनियस आता है, दैट इज सी। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज नोन एज सैटेलाइट हेपेटाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सैटेलाइट हेपेटाइटिस। कौन सा क्वेश्चन है? सैटेलाइट हेपेटाइटिस। सैटेलाइट हेपेटाइटिस किसे बोलते हैं? तो जो सैटेलाइट हेपेटाइटिस है वो किसे बोलते हैं अपन, वो भी ध्यान रखें आप लोग, वो बोलते हैं हेपेटाइटिस डी को। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज नोन एज द, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन इंडिया, हेपेटाइटिस इन इंडिया, इंडिया में कौन सा कॉमन है? तो आपका जवाब ADEK में से बताइए आप कौन सा होगा इन इंडिया। इंडिया में कौन सा कॉमन है? ABCDEK। अब आप लोगों को लग रहा होगा, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं ABCD और E, कौन सा कॉमन है बताइए आप ही। ठीक है, ये 4 और 1 ये 5, तो E कॉमन है। कौन सा कॉमन है? E। क्यों? क्योंकि सेक्सुअली भी नहीं होता है और ब्लड से भी नहीं होता है। ठीक है, ब्लड से भी नहीं होता है, लेकिन इन्फेक्शियस है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा कॉमन है? E फॉर इंडिया। आपको E फॉर इंडिया बनाना है, I फॉर इंडिया नहीं बनाना है, E फॉर इंडिया बनाना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, एक क्वेश्चन और आता है कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कौन सा होता है? ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कौन सा होता है? तो ट्रांसफ्यूजनल जो हेपेटाइटिस होता है वो कौन सा होता है? हेपेटाइटिस सबको पता होगा, बी से फैलने, ब्लड से फैलता है, तो दैट इज हेपेटाइटिस बी। इतना याद रख लोगे। उसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चंस और भी हैं कि मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में कौन सा है। ठीक है, इन इंडिया में तो ई है, और मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। ठीक है, एक क्वेश्चन और है तो यहीं पे लिख देते हैं कि मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन में कौन सा है बताइए आप, फटाफट बोलिए। चिल्ड्रन बच्चों में कौन सा कॉमन है? जो कि इन्फेक्शंस के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि दूध पीते हैं तो इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए उनमें कौन सा रहेगा? दैट इज हेपेटाइटिस ए रहेगा। ये आप लोगों को क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन एक और लिख लीजिए कि हॉस्पिटल सेटिंग में मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस, वहाँ पर कौन सा हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा होता है? तो वहाँ पर आप लोगों को पता है कि ब्लड के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं, तो हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि क्वेश्चन यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस DNA वायरस हेपेटाइटिस कौन सा है? DNA वायरस हेपेटाइटिस कौन सा है? तो हेपेटाइटिस आपको पता है हेपेटाइटिस बी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी है।
उसके बाद में कुछ और भी लिख लीजिए। फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, या यूं बोल सकते हो कि फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस क्या है? तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, आप लोगों को लगता है कि भूख का मिट जाना। क्या होता है कि जब भी लीवर में सूजन आती है तो लोगों को क्या होता है, भूख नहीं लगती और वॉमिटिंग जैसे फीलिंग होती है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, या फिर लॉस ऑफ जिसे बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या लिखोगे? लॉस ऑफ एपेटाइट। और इसको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। ठीक है। उसके बाद में कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जो कि वैक्सीन से, जो अपन हेपेटाइटिस के जो इंजेक्शन लगवाते हैं, वो हेपेटाइटिस, कौन से हेपेटाइटिस वैक्सीन को प्रिवेंट नहीं करता? तो ओरिजिनली जो हेपेटाइटिस के जो इंजेक्शन हॉस्पिटल सेटिंग्स में लगते हैं वो बी वाले के लिए लगते हैं। किसके लिए लगते हैं? बी हेपेटाइटिस के लिए। और ये किसको प्रिवेंट नहीं करता? तो ये ए को कर लेता है, ये बी को कर लेता है, ये सी को नहीं कर पाता, ये डी को कर लेता है, ये ई को नहीं कर पाता। इसका मतलब कि वैक्सीन किस, यहाँ पर एक क्वेश्चन और डाल दीजिए, वैक्सीन कैन नॉट प्रिवेंट, किसको नहीं प्रिवेंट कर सकता? तो आंसर लिख लीजिए सी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। इन दो को ये प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये आप लोगों की सारी हो गई। एक मैंने बोल ही दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने बोला था कि सभी हेपेटाइटिस में से कौन सा हेपेटाइटिस नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है? नाई इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं अपन, इम्यूनिटी कौन देता है? तो एकमात्र कौन सा? हेपेटाइटिस ए देता है। तो ये सारा जो क्वेश्चन हैं इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन तो आपको फिक्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए। ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन ये भी बोला कि बच्चों में कौन सा होता है? तो हेपेटाइटिस ई होता है। तो इसका जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या रहेगा? इसका जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है वो जॉन्डिस रहता है। और जॉन्डिस को सबसे पहले कहाँ देखा जाता है? तो स्क्लेरा में सबसे पहले देखना है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? स्क्लेरा में असिस करना है। ठीक है। उसके बाद में एक तो ये हो गई बात, और एक वो बात हो गई। उसके अलावा देखिए आप लोग, ये भी बात कंप्लीट है। उसके बाद में देखिए कुछ इसके जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुल्तानी मिट्टी, डज दिस कॉल्ड, आप लोगों को थोड़ा सा अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ी और बातें बता देता हूं तो आपको फटाफट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं, इस वाले पोर्शन को कर देता हूं, उसको रहने देता हूं। ठीक है। सो यहां पर देख लीजिए कि कार्डिनल साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डिनल साइन ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अगर किसी को होता है तो उसके कार्डिनल साइन क्या क्या है? तो पहला तो देख लीजिए, जॉन्डिस सबको पता है, जॉन्डिस होता है क्योंकि लीवर खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बढ़ेगा। उसके बाद डार्क क्ले कलर, ठीक है, डार्क कलर यूरिन या क्ले कलर लिखो, डार्क यूरिन आएगा। उसके बाद एक आता है क्ले कलर्ड स्टूल। क्या आएगा? क्ले कलर्ड स्टूल बोलो, या फिर क्ले कलर्ड क्या है? फिशियस का मतलब स्टूल जिसे बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी की तरह होगी। एक होती है ईचिंग होती रहती है। ये क्या है? सारे क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और लिख लो कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे,
हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो याद रखें 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को, ठीक है। ये वर्ल्ड अपनों ने इससे पहले मलेरिया का देखा 25, ठीक है, और ये 28 को, लेकिन जुलाई जून जनवरी वो फर्क है, तो वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं किसके, वो तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो वो छोड़िए। अब आपसे पूछा जाए कि जो वायरल हेपेटाइटिस है मोस्ट कॉमन किसकी वजह से होता है, तो पिकोरोना वायरस की वजह से होता है। इतना भी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। मोस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और एक क्वेश्चन और बच गया कि इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस है, ये वाला क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखो बच्चे में हो गया, बच्चे में भी देख लिया, अपनों में भी देख लिया, तो प्रेगनेंसी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो जाता है हेपेटाइटिस कौन सा वाला, ई वाला। अपने में कॉमन है तो मतलब प्रेगनेंसी में भी कॉमन होगा, सिंपल बात है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और आपके कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, ठीक है। अब केवल एक ही काम कर लीजिए आप कि इतना याद रख लिया, उसके बाद अपन कल डिस्कस करेंगे या फिर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वेट कीजिए 2 मिनट। आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को छोड़ूं नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने वापस इसको कंटिन्यू किया है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो एक ये जो सारे हेपेटाइटिस है, इसमें हेपेटाइटिस बी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन इन द सेंस जब अपन ब्लड का ये कल्चर करवाते हैं, दैट मीन्स ब्लड को अपन चेक करवाते हैं, ब्लड की जांच करवाते हैं, तो उसमें अपने को कुछ एंटीजन देखने को मिलते हैं। जो डेंस पार्टिकल अपनों ने बोला है कि हेपेटाइटिस बी के वहाँ पर जो दिखते हैं, उसमें कुछ एक तो एंटीबॉडीज का रिजल्ट मिलता है, एक एंटीजन का रिजल्ट मिलता है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन रिजल्ट अपने को इसका इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये समझने की चीज़ नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन दिया जाता है हेपेटाइटिस बी से प्रिवेंट करने के लिए, वो किस आधार पर दिया जाता है ये भी समझना जरूरी है अपने को। तो अपने लिए तो ये ज़रूरी है कि अपन को कैसे पता होगा कि भाई अपन क्या लगाएं किसी पेशेंट को, है ना। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्पोर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जिसमें डेंस पार्टिकल आपको याद है, डेंस पार्टिकल, और एक चीज़ और आपको याद होगी क्या, ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग, ठीक है, ब्लूमबर्ग। अब आपको याद रखना है इसके जो सीरम एंटीजन जो हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो सीरम एंटीजन हैं, ये जो सीरम एंटीजन हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे ये कोई भी सेल है, ठीक है, इसके एक तो सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, एक तो इसके सरफेस पे पाए जाते हैं, एक इसके कोर पे पाए जाते हैं, कोर इन द सेंस जो सेंट्रल एरिया होता है वहाँ पर, और एक एनवलप में पाए जाते हैं जो कि कहीं पर भी खुले रूप में ऐसे बंधे हुए रहते हैं। तो ये 3 तरह के एंटीजन ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एक तो सरफेस एंटीजन। देखो अब मुझे बताओ कि मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये हेपेटाइटिस बी इसके पास गया, हेपेटाइटिस बी इसके पास में गया, अब सबसे पहला एंटीजन जो बनेगा वो कौन सा है? ये बाहर वाला मैंने आपको क्या बोला, सरफेस, ये अंदर वाला क्या बोला, कोर, और ये वाला मैंने क्या बोला, जो आपका एनवलप एंटीजन, एनवलप एंटीजन। अब बताओ सबसे पहले बनने वाला एंटीजन कौन सा होगा? तो आप लोगों को यहाँ पर खुद ब खुद पता पड़ रहा होगा, सरफेस एंटीजन। तो अपन एक पहले के लिए बात कर लेते हैं। तो इसको नाम दिया जाता है HBsAg। क्या दिया जाता है? HBsAg, ठीक है, HBsAg। और हेपेटाइटिस बी सरफेस, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है, ये याद रखें, सरफेस एंटीजन। तो सबसे पहला, अब देखो इसमें अपन बातें लिख लेते हैं। फर्स्ट अपीयर, याद रखें, फर्स्ट अपीयर एंटीजन इन द ब्लड, एंटीजन इन ब्लड। पहली बात, हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन के बाद में जो फर्स्ट अपीयर होगा वो क्या होगा कि हेपेटाइटिस
सरफेस वाला होगा। बताओ, अगर पहले आ रहा है तो क्या डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं तो क्या इसको सर्विलेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं? तो इसे बोला जाता है एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस। क्या बोला जाता है? एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर, मार्कर बोलो या सर्विलेंस बोलो, मार्कर या सर्विलेंस, सर्विलेंट, ठीक है, ऑफ किसके लिए? हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। एक इसको नाम और दिया जाता है, इसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। इसका ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, यहाँ से आप लोग ध्यान रखना। अब ये बताओ मुझे कि जैसे HBsAg, ये ध्यान रखना, HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इसके नाम से आपको पता पड़ रहा है ना, हेपेटाइटिस बी, एस का मतलब सरफेस एंड एजी का मतलब एंटीजन। ठीक है, तो ये वाला जो एंटीजन है, ये एंटीजन क्या है? सबसे पहले अपीयर होता है। अब बताओ, क्या किसी को अगर वैक्सीन लगानी है, अगर आप लोग मान लो किसी को वैक्सीन लगवाने जा रहे हो और आपको लगे कि ये एंटीजन काम आ सकता है, ठीक है, जो कि प्रिवेंशन करवा सकता है किसी की डिजीज के लिए, तो बताओ सबसे पहला जो अपीयर होता है, क्या वो शरीर में कोई रिस्क पैदा करेगा? क्या शरीर में कोई रिस्क पैदा करेगा? नहीं करेगा। तो जो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है, जो बी का जो वैक्सीन होता है, उसमें क्या होता है? HBsAg एंटीजन होता है। ठीक है, ये दिमाग में ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, UPCHO में बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप लोगों के लिए इजी कर रहा हूँ मैं समझने के हिसाब से। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरा वाला जो है वो है HBsAg। क्या है? HBsAg, दैट इज हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। कौन सा एंटीजन? कोर एंटीजन। कोर का मतलब होता है कोर एंटीजन, ये जो है कोर एंटीजन कहलाता है। सेकंड वाला क्या कहलाता है? कोर एंटीजन। बताओ कहाँ होगा? सेंट्रल में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? सेंट्रल में होगा। ठीक है, और ये सेंट्रल में होने के साथ साथ में कोर एंटीजन है, सेंट्रल में होता है। क्या पहले अपीयर होगा? नहीं होगा। क्या अंदर अपीयर हो रहा है? तो बताओ मुझे, ये जब कब अपीयर होगा? अब मान लो ये इसके कांटेक्ट में आया, ये इसके कांटेक्ट में आया, तो पहले तो अपीयर कौन सा होगा? ये। लेकिन ये अपीयर हो रहा है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है? कि कोई आया है, मैं उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कौन कर रहा है? सरफेस एंटीजन। लेकिन जब ये इसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा और कोर एंटीजन अगर आपको सीरम में प्रेजेंट मिलता है, इसका मतलब कि इन्फेक्टिविटी जो है वो बढ़ चुकी है, यानी कि जो शो करता है ये कि एंटीजेनिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन सेंसिटिव अगेंस्ट द एंटीजन। इसका मतलब एंटीजन जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी शो कर रहा है किसके अगेंस्ट में? इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में। इसका मतलब ये इसके अगेंस्ट में सेंसिटिव हो गया, सेंसिटिव हो गया, तो ये क्या कर रहा है कि एंटीजेनिसिटी, क्या है? एंटीजेनिसिटी। ठीक है, एंटीजेनिसिटी ऑफ इन्फेक्शन, एंटीजेनिसिटी ऑफ इन्फेक्शन इज सेंसिटिव टू एंटीजन। ये लाइन याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, कौन सा एंटीजन? दैट इज कोर एंटीजन का प्रेजेंट होना इन्फेक्शन की सिविरिटी को बताता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये वाला भी अगर इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके सेंसिटिविटी को शो कर रहा है। अभी तक कंप्लीट तरीके से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा ये जानकारी अभी तक कोई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर एनवलप वाला एंटीजन डेवलप हो जाता है, एनवलप वाला अगर एंटीजन डेवलप हो जाता है, यानी कि तीसरा वाला एंटीजन, अपन तीसरे वाले के बारे में बात कर लें, HBeAg, दैट इज हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन।
तो इसके बारे में देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये दर्शाता है एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को। किसको दर्शाता है? एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को दर्शाता है। तो ये लाइन याद रखें एक तो। उसके बाद ठीक है, इतना ध्यान रख लें, हाई वायरल लोड हो जाएगा, ये भी ध्यान रख लें। उसके अलावा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसके तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है, कोर एंटीजन से रिलेटेड ये लाइन पूछी हुई है। और एक्टिव वायरल जो है कौन सा हेपेटाइटिस का जो एंटीजन है वो शो करता है, तो HBeAg, दैट इज हेपेटाइटिस BE एंटीजन्स। ये खत्म हो जाता है यहाँ पर इसके एंटीजन से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अब इसके अपन क्या बढ़ेंगे, जो एंटीबॉडीज बनी हैं। अब बताओ सबसे पहले किसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनेगी? जो बाहर वाला है उसके अगेंस्ट में, या जो अंदर वाला है उसके अगेंस्ट में? आप लोगों को दिमाग लगाना है कि किसके अगेंस्ट में सबसे पहले बनेगी, किसके अगेंस्ट में सबसे पहले बनेगी। अब आप लोगों का दिमाग जो चल रहा है वो 50, मुझे 101% विश्वास है कि गलत चल रहा है। ठीक है, मुझे 101% विश्वास है कि वो गलत चल रहा है। क्या गलत चल रहा है आप लोग देखिए अब। ठीक है, आप लोगों ने सोचा होगा सरफेस, कोर और एनवलप। ठीक है, आप लोगों ने सोचा होगा कि ये आया इन्फेक्शन तो पहले इसके कांटेक्ट में आया, तो एंटीजन तो ये टकराया तो इसके अगेंस्ट में बनेगी। जी नहीं, याद रखिएगा इसकी भी तीन स्टेजेस है। तो पहली स्टेज, क्योंकि 3 एंटीजन के अगेंस्ट 3 एंटीबॉडी बनेगी तो 3 ही बनेगी, HBCAg। मैंने क्या लिखा? कोर एंटीजन वाली, तो दैट इज एंटीबॉडी। यहाँ पर क्या आएगा? AG एंटीबॉडी, ये AG लिख दो। तो एंटी का मतलब अगेंस्ट हो गया, और इसके अगेंस्ट में बन रही है, इसका मतलब क्या कि ये यहाँ पर सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बन रही है? कोर एंटीबॉडीज बन रही है। अब देखो कोर एंटीबॉडीज क्यों बन रही है? कोर एंटीबॉडीज इसलिए बन रही है कि ये सेंसिटिविटी को शो कर रहा था। किसको शो कर रहा था? सेंसिटिविटी को। और जब सेंसिटिविटी को शो कर रहा है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, तो इसका मतलब इन्फेक्शन की सेंसिटिविटी अपने को साइन एंड सिम्टम्स कब आएंगे? जब ये अपीयर होगा। तो सबसे पहले कब होगा? इसी के अगेंस्ट में क्या बनेंगे? एंटीबॉडीज। तो फर्स्ट एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट कोर एंटीजन। कोर एंटीजन के अगेंस्ट में बनती है। पहली बात, आप लोग इसको है ना इजी तरीके से लेना। ठीक है, ये इतनी आपके टेंशन वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में सेकेंड बनेगा एंटी HBeAg। क्वेश्चन कुछ गलत लिखे हुए हैं, तो HBeAg जो कि क्या करता है, ये बनता है सेकेंड टाइम पे। ठीक है, किस बार टाइम पे बनता है? सेकेंड टाइम पे। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अगर कोई हेपेटाइटिस के वैक्सीनेटेड है, इफ अ पेशेंट इज वैक्सीनेटेड है, तो भी कौन सी एंटीबॉडी शो करेगा? ब्लड में, सीरम में, दैट इज हेपेटाइटिस EAG। उसके अलावा ये अगर आपको मिल जाता है, ये किसको दर्शा रहा था? एक्टिव वायरल इन्फेक्शन को। तो अगर इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी मिल जाएगी तो क्या मिलेगा? स्टॉपेज ऑफ एक्टिव वायरल इन्फेक्शन का अपने को क्या मिल गया? इंडिकेशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला क्या रहता है? तीसरा, दैट इज एंटी HBsAg सबसे लास्ट में है। तो ये क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा आपको सही होने की कंडीशन को। किसको दर्शाएगा? रिकवरी या फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ये ऐसा लिखा हुआ आएगा, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन या रिकवरी कंडीशन। ठीक है, या फिर एक और हो सकता है इम्यूनाइज्ड स्टेटस को शो करता है। ठीक है, इम्यूनाइज्ड स्टेटस को
शो करता है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अभी आज का और थोड़ा स्पीड में काम हुआ है, लेकिन आप लोग इसको एक छोड़ के 2 बार देखना, लेकिन कम से कम देखना तो आपको फायदा होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब बची है कम्युनिकेबल डिजीज केवल और प्रोग्राम, तो ये कल हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।